हम बात कर रहे थे बायोटेक वाली यूनिट पर, और इसमें भी हम बात कर रहे थे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधनों पर। पहला साधन जो था विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, यही बड़ा क्वेश्चन बनाता है अपना, जिसमें हम बात कर रहे थे सीमाकारी एंजाइम पर। पिछले वीडियो में हम सीमाकारी एंजाइम की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सीमाकारी एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए अणु को एक विशिष्ट स्थान से पहचान कर काटता है, और उस विशिष्ट स्थान में एक क्रम होता है जिसे बोलते हैं पैलिंड्रोम डीएनए क्रम। अब बोर्ड पर एक बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। कैसे संकर डीएनए अणु बनाते हैं। यहाँ हम संकर डीएनए अणु बनाने के लिए चरणों पर बात करें। देखो, सबसे पहले ऊपर ध्यान दो, दो सजीवों के डीएनए अणु मैंने बनाए हैं। ये सजीव नंबर ए, ये सजीव नंबर बी। ये पैलिंड्रोम डीएनए का है, आप पहचानते हो, GAATTC, 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 GAATTC। सबसे पहले सीमाकारी एंजाइम की इन दोनों डीएनए नमूनों पर क्रिया करवाएंगे। सीमाकारी एंजाइम इन्हें काटता है, हम इसका काम पढ़ चुके हैं। डीएनए को काटेगा, और काटेगा भी कहाँ से, जी और ए के बीच में से। इधर भी जी और ए के बीच में से, यानी सीमाकारी एंजाइम ने इस डीएनए नमूने को जी और ए नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में से कट किया। कट करने के पश्चात आप देखिए, जब ये टुकड़ा कट जाएगा तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, और इधर कौन सा टुकड़ा अलग होगा, ये वाला। तो अब डीएनए अणु कैसा प्राप्त हुआ, ये डीएनए के कटे हुए सिरे प्राप्त हुए। देखो, GCTTA, इसके कटे हुए सिरे AATCG, ठीक है। यानी डीएनए नमूने पर सीमाकारी एंजाइमों की क्रिया करवाने के बाद कटे हुए सिरे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमने एक और एंजाइम का जिक्र किया है, लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए नमूनों को जोड़ता है। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद ये बनेगा। इसमें मैंने बॉक्स के अंदर किसका टुकड़ा दिखाया है, सजीव बी का, और खुले में किसका टुकड़ा दिखाया है, सजीव ए का। देखा जाए तो ये डीएनए नमूना इस पर बिल्कुल फिट आ जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा। जैसे देखो, इसमें डबल टी है, उधर देखो तो ये टुकड़ा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। इसमें ए, तो इसके ऊपर कौन सा टुकड़ा आ जाएगा, टी, और इधर आ जाएगा CG। ये क्या है, तो यहाँ इस पूरी तकनीक के माध्यम से दो सजीवों के डीएनए को जोड़ के एक संकर डीएनए बनाया। इसे कहेंगे संकर डीएनए, क्योंकि ये दो डीएनए को मिक्स करके बना, और ये काम हम बिना सीमाकारी एंजाइम के नहीं कर सकते। तो अगर कोई हमसे 3 नंबर का सवाल पूछता है तो हमसे पूछेगा किस तरीके से दो सजीवों के डीएनए नमूनों को जोड़ के संकर डीएनए बनाते हैं। तो आपको इस चित्र के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करना है, और आपको बात करनी है कि सजीव डीएनए नमूना जो जुड़ेगा वो सबसे पहले सीमाकारी एंजाइम की क्रिया करवाने के पश्चात कटे हुए खंड बनेंगे, फिर उनको लाइगेज की मदद से जोड़ के संकर डीएनए बनेगा। एक छोटा क्वेश्चन हमने और सॉल्व किया है, सीमाकारी एंजाइम कितने प्रकार के हैं। 2 तरह के सीमाकारी एंजाइम्स अपने सिलेबस में हैं, एक्सो न्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ये दोनों एंजाइम्स काम करने के आधार पर अलग अलग हैं। जैसे देखो, एक्सो, किसी डीएनए नमूने को अगर कोई बाहरी सिरों से काटता है, बाहर की साइड से, बाहरी तरफ से, तो उन्हें बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और कोई डीएनए नमूनों को अंदर की तरफ से काटता है, मध्य से काटता है, तो उसे बोलेंगे हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अर्थात सीमाकारी एंजाइम 2 तरह के होते हैं, या तो डीएनए नमूने को बाहरी सिरे या बाहरी तरफ से काटेंगे, या अंदर की तरफ से काटेंगे। इस आधार पर ये 2 नाम होते हैं। तो पहली आवश्यकता जो थी एंजाइमों में वो थी सीमाकारी एंजाइम। इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी चाहिए। जैसे देखो, पहला एंजाइम तो हो गया सीमाकारी,
मैंने आपको बताया था पुनर्संयोज डीएनए या आनुवंशिक अभियांत्रिकी में बहुत सारे एंजाइम चाहिए। दूसरा एंजाइम जिसका जिक्र अभी हमने चार्ट में किया है, लाइगेज। जब डीएनए अणु काट लेते हैं उन कटे हुए सिरों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, लाइगेज। तीसरा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका जिक्र हमने 11वीं क्लास में किया था। जब भी डीएनए अणु बनाना होता है तो कौन सा एंजाइम काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसी प्रकार अगर आरएनए अणु बनाना है तो कौन सा एंजाइम काम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके अलावा अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम काम आएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन, पहली आवश्यकता की तरह तरह के एंजाइम जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम आते हैं, जिनमें हमने इन एंजाइमों का जिक्र किया है, जिसमें पहला और सबसे मेन नाम रहेगा सीमाकारी एंजाइम। सीमाकारी एंजाइम जो डीएनए अणु को कट करता है, लाइगेज जो डीएनए अणुओं को कटे हुए सिरों को जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए अणु का संश्लेषण करता है, जिसके लिए हमने 11वीं क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, डीएनए पुनरावृत्ति। अगली आवश्यकता आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आरएनए अणु का संश्लेषण करता है, और लास्ट है लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ता है। दूसरी आवश्यकता इस तकनीक की है वाहक अणु या वेक्टर्स। वाहक शब्द कहीं ना कहीं किससे बना है भाई, वाहन से। वाहन जो यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाता और ले जाता है, उसी से ये शब्द बना है वाहक अणु। हम इस तकनीक पर मेन किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए अणु की। तो डीएनए अणु को एक सजीव कोशिका से दूसरे सजीव कोशिका तक ले जाने का काम किसका है, वाहक अणु का। तो अपना छोटा क्वेश्चन बन सकता है, वाहक क्या है। तो हमने जिक्र किया है, वाहक वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को या अणु को एक सजीव कोशिका से दूसरी सजीव कोशिका तक स्थानांतरित करता है। वाहक के रूप में हम उस अणु का या उसका चयन करते हैं जिसमें कुछ गुण होते हैं। तो हमने एक छोटा क्वेश्चन बनाया, अच्छे वाहक या आदर्श वाहक के गुण। एक आदर्श वाहक किसे कहेंगे, जनरल नॉलेज का शब्द है। जब भी किसी नाम के साथ आदर्श जुड़ जाता है तो उसमें सारी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। जैसे आदर्श ईंधन केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऐसा ईंधन जिसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हों, जो जलने पर ज़्यादा जो है ऊष्मा दे, कम धुआं दे, आसानी से मिल जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, आसानी से काम में आए। सेम वही खासियतें इस पर डालनी है। आदर्श वाहक, ऐसा वाहक जो आसानी से उपलब्ध हो, यानी जिसकी उपलब्धता आसान हो, आसानी से जिसका उपयोग हो सके, जिसमें वांछित जीन आसानी से जोड़ा जा सके, जिसमें विशेष प्रकार के स्थान होते हैं जिन्हें बोलते हैं वर्ण योग्य चिन्ह। ये सबसे काम का टॉपिक रहे। अच्छा वाहक उसे बोलेंगे जिसमें ये जरूर होगा, यानी जिसके आधार पर उसकी पहचान की जा सके। अच्छा वाहक अपनी पुनरावृत्ति भी कर सकेगा। इन सब खासियतों की वजह से अच्छे वाहकों के अंदर जिनका चयन किया गया है उनमें मेन नाम है जैसे प्लास्मिड, फेज वायरस, रोग देगा। वाहक के रूप में चुनाव जो करते हैं वो प्लास्मिड का करते हैं या फेज वायरस का करते हैं, कॉस्मिड का करते हैं। इन सब में ये दोनों अपने लिए जाने पहचाने हैं, क्योंकि इनका जिक्र हमने 11वीं क्लास में किया। प्लास्मिड क्या है, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया है। हमने 11वीं क्लास में जीवाणु कोशिका का जिक्र किया। आपको याद होगा जीवाणु कोशिका में एक तो खुद का उसका डीएनए अणु हो जाए जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, तो आनुवंशिक पदार्थ यूं ही बिखरा रहता है। इसके अलावा भी एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं, प्लास्मिड कहते हैं। ये है प्लास्मिड। तो एक छोटा क्वेश्चन एक साल बोर्ड में आया था, जीवाणु कोशिका में उपस्थित वर्तुल आकार संरचना का नाम बताओ। वर्तुल
वर्तुल शब्द अगर हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी है आपको तो वर्तुल का मतलब गोलाकार, और ये गोलाकार संरचना का नाम क्या है? प्लाज्मिड। ये सबसे अच्छे वाहकों में आता है। इसके अलावा फेज वायरस, फेज वायरस के लिए हमने एक दूसरा नाम और जिक्र किया था, जीवाणु भोजी वायरस। अब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ये वो वायरस है जो किस पर हमला करते हैं? जीवाणु पर हमला करते हैं। इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरे का हमने जिक्र किया है कॉस्मिड। कॉस्मिड अगर देखा जाए तो कॉस्मिड वास्तव में एक संकर वाहक है जो दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मिड प्लस फेज वायरस। फेज में भी कौन सा फेज वायरस? लैम्डा फेज वायरस। यानी कि ये जो वाहक है वो एक संकर वाहक है जो इन दोनों के मिलने से बना है। तो इसमें प्लाज्मिड के गुण भी हैं, इसमें फेज वायरस के भी गुण हैं। तो जब दोनों के गुण एक ही जगह आ गए तो ये ज्यादा उपयोगी हो गया। तो कुल मिला के ये जो वाहक अणु होते हैं तरह तरह के, जो भी जिनका हमने जिक्र किया है सिलेबस में, ये डीएनए अणु को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाते हैं। अगली आवश्यकता जो है इस तकनीक की वो है परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जहां पर हम वांछित जीन की प्रतिलिपि तैयार करते हैं। क्या करते हैं हम? जैसे एक वाहक लिया हमने, उस वाहक में हमने जीन जोड़ दिया, तब ये वाहक कैसा वाहक बन गया? संकर वाहक। अब इस संकर वाहक को हम किस कोशिका में डाल देंगे? परपोषी कोशिका में डाल देंगे। परपोषी कोशिका की एक खास बात होती है, ये कम समय में तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती है। यानी कि परपोषी कोशिका में जब इस वाहक को डालेंगे तो इसकी क्या तैयार हो जाएगी? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। तो जब भी हमें इस उपयोगी जीन की संख्या बढ़ानी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली आवश्यकता इसी से जुड़ी हुई है, जीन बैंक। ये जो प्रतिलिपियां बनी हैं, इन प्रतिलिपियों को हम क्या कर देते हैं? जीन बैंक के रूप में सुरक्षित कर देते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन, जिस साधन के रूप में हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, जिनमें हमने जिक्र किया था सीमाकारी एंजाइम का, या और भी एंजाइम लाइगेज का, डीएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज का। दूसरी आवश्यकता है वाहक अणु। वाहक अणु के रूप में भी हमने जिक्र किया, जैसे प्लाज्मिड का, फेज वायरस का, कॉस्मिड का। इसके अलावा परपोषी कोशिका, जिसके रूप में हम उन कोशिकाओं को चुनते हैं जो कम समय में अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं, जैसे जिक्र किया हमने जीवाणु का, और उसके बाद जीन बैंक या लाइब्रेरी।